The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। ललन टॉप शो में अब 2 मई को 5 राज्यों के जो चुनाव नतीजे आए उनके मायनों पर बात कर लेते हैं। चूंकि देर रात तक नतीजे स्थिर हो रहे थे, इसलिए पहले जानते हैं फाइनल टैली। सबसे पहले बात बंगाल की। 294 सीटें हैं, 292 सीटों पर मतों की गणना की गई। ये नियम है कि अगर किसी सीट पर किसी राष्ट्रीय दल या मान्यता प्राप्त राज्य का जो दल है उसके कैंडिडेट की वोटिंग से पहले मृत्यु हो जाती है तो फिर वहाँ पर दोबारा चुनाव होता है। 292 इन सीटों पर मतगणना हुई और 213 सीटें मिली AITMC को। ये AITMC क्या है? TMC का पूरा नाम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी है, इसको 77 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को, जो पिछली विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल थी, उसको सिर्फ 1 सीट मिली है। 1 सीट इंडिपेंडेंट को मिली है और इंडियन सेकुलर फ्रंट को भी 1 सीट मिली है। तो ये तो वहाँ की 292 सीटों का अंक गणित के हिसाब से उखाड़ पछाड़ और ब्यौरा है। अब इन नतीजों के मायने क्या हैं, इन पर बात कर लेते हैं। ये 3 बिंदु में समझते हैं। सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस की जीत की वजह। पहली वजह ममता बनर्जी, जो अपनी पार्टी से ज़्यादा बड़ा कद रखती हैं, ज़्यादा बड़ा रसूख रखती हैं। इसीलिए ग्राउंड लेवल पर कहीं कहीं तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशियों या काडर के प्रति नाराज़गी के बावजूद जनता ने बड़े पैमाने पर उनको वोट दिया, उनका वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा। कई लोग ये व्याख्या कर रहे हैं कि चूंकि मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो गया, मालदा मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में भी तृणमूल जहां परंपरागत रूप से कमज़ोर थी उसने गेन किया, इसलिए तृणमूल को इतनी बड़ी विजय मिली। ये जनादेश की अधूरी व्याख्या है। यदि आप माइनॉरिटी वोट को हटा दें और जो बचा हुआ मेजॉरिटी वोट है उसको भी देखें तो उसमें भी 50% वोट तृणमूल कांग्रेस को और ममता बनर्जी को मिला है। ममता बनर्जी की सफलता की दूसरी बड़ी वजह रही कोर्स करेक्शन। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब 42 में से भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें जीती तो वो TMC के लिए एक वेकअप कॉल साबित हुआ। तभी ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर, जिनसे उनका पहले का परिचय था, उनसे संपर्क किया, नए सिरे से अपनी रणनीति बनाई। पार्टी में संगठन के स्तर पर सोशल इंजीनियरिंग यानी कास्ट इक्वेशन के स्तर पर और जो टेंटेड MLAs हैं उनके स्तर पर लगाम कसी, बड़े पैमाने पर टिकट काटे और जो बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार हो रहा था जिसमें बेगम ममता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसको काउंटर करने के लिए अपने आप को ज़्यादा बंगाली, ज़्यादा हिंदू असर्ट करना शुरू किया। और तीसरी चीज़ जो ममता बनर्जी के पक्ष में गई वो ये है कि जो कुछ वेलफेयर स्कीम उन्होंने चुनावी राज्य में शुरू की, चुनावी वर्ष में शुरू की, उसका लोगों को फ़ायदा मिलता दिखा। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसने भी ममता बनर्जी को बढ़त हासिल करवाई। भविष्य में ममता बनर्जी का राष्ट्रीय राजनीति में क्या रोल होगा, इसको लेकर विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। लेकिन एक चीज़ के लिए तो हर कोई उनको श्रेय दे रहा है कि उन्होंने बीजेपी के जगरनॉट को वहाँ पर रोक दिया, बीजेपी के सारे लोगों के लामबंद होने के बावजूद। ममता बनर्जी के सामने फौरी तौर पर 2-3 चुनौतियाँ होंगी। पहली चुनौती ये होगी कि वो कोविड की स्थिति को देखते हुए बंगाल में क्या तात्कालिक रूप से और क्या दीर्घकालिक रूप से प्रभावी कदम उठाती हैं, क्योंकि बंगाल में जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है। दूसरी समस्या होगी पार्टी संगठन के स्तर पर, क्योंकि ममता बनर्जी अभी पार्टी की भी मुखिया हैं और सरकार की भी मुखिया हैं और तृणमूल कांग्रेस में किस तरह की दरारें हैं ये बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान के दौरान दिखा दिया। तो ममता बनर्जी को पार्टी में, सरकार में अपने उत्तराधिकार के प्रश्न से भी जूझना होगा अगले 5 वर्षों में और इस चीज़ को भी सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे चेहरे लगातार सामने आए जो सांगठनिक स्तर पर सत्ता का इस्तेमाल करके संगठन को मजबूत करें और जो संगठन पर करप्शन के, तोलाबाजी के इल्ज़ाम लग रहे हैं उससे निजात पाएं। तीसरी समस्या जो होगी, ममता बनर्जी सरकार के सामने 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया लेकिन बंगाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो रफ्तार लेफ्ट फ्रंट की सरकार के दौरान रुकी थी उसमें किसी भी किस्म की तेज़ी नहीं आ पाई। तो जो युवाओं में असंतोष है रोजगार के मुद्दे पर, दूसरे मुद्दों पर, इस चुनाव में वो इससे पार पा गई। लेकिन दीर्घकालिक रूप से यदि बंगाल को विकास गाथा लिखनी है तो नए सिरे से इंडस्ट्रियलाइजेशन की अपनी पॉलिसी पर
नज़र डालनी होगी। ये चुनौतियां हैं, इनको संभावनाओं के तौर पर भी व्याख्यायित किया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु की, भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि उन्होंने 3 सीटों से 77 सीटों का फासला तय किया। 1984 और 1989 के लोकसभा चुनाव का उदाहरण दे रहे हैं। तो 2016 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले निस्संदेह बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, लेकिन जब इसी प्रदर्शन को हम 2019 के लोकसभा चुनाव के पैरेलल रखते हैं तो ये कमज़ोर नज़र आता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में न सिर्फ बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत हासिल की, एक मुख्य विपक्षी दल और सत्ता के क्लेमेंट के तौर पर अपना दावा मजबूत किया, बल्कि विधानसभा की सीटों के हिसाब से बात करें तो लगभग 120 विधानसभा सीटों पर उनको बढ़त हासिल थी। लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो वो उस बढ़त को भी कायम नहीं रख पाए, बहुमत के आंकड़े से तो बहुत पीछे रह गए। इसकी वजह क्या है? इसकी एक वजह है जो आप भाजपा के साथ बाकी राज्यों में भी लागू कर सकते हैं। क्या है ये थ्योरी? आप सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम और काम और प्रचार के बलबूते नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका चुनाव अभियान जब भी आपके सामने कोई मजबूत छत्रप होगा तो कमज़ोर नज़र आएगा, और जब आप इसके बरक्स कोई दूसरी स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो मजबूत दिखेंगे। आप असम का चुनाव देखिए। असम में बीजेपी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा के हवाले नहीं थी। उनके पास असम में 2 बड़े कैंपेनर थे, एक सिटिंग एमएलए और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, और दूसरे वहां के कद्दावर मंत्री नंबर 2 और कुशल प्रशासक हेमंत बिश्व शर्मा। तो इन 2 के भरोसे असम में बीजेपी की रणनीति थी। पार्टी, आरएसएस और बाकी सब लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो जहां पे आपका लोकल फैक्टर मजबूत था, लोकल फेस मजबूत था, वहां पे आपने अपनी सत्ता रिटेन की, जबकि बीजेपी को पुअर डिफेंडर कहा जाता है। कई राज्यों का उदाहरण देके, चाहे वो हरियाणा का मामला हो, राजस्थान का मामला हो, गुजरात का मामला हो, कि लगातार सीटें घट रही हैं। हालांकि गुजरात में कंटिन्यूटी है सत्ता की। तो ये एक थ्योरी है जो बंगाल में अगर अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि उन्होंने दिलीप घोष और कई स्थानीय नेताओं को आगे किया, लेकिन जो स्थानीयता और बंगाली अस्मिता का तृणमूल कांग्रेस के द्वारा कार्ड फेंका गया, उसकी काट बीजेपी पेश नहीं कर पाई। दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ पोलराइजेशन के बलबूते पे आप बंगाल जैसे राज्य में चुनाव नहीं जीत सकते। ये इन चुनाव परिणामों से सामने आया, क्योंकि जब पोलराइजेशन की बात हुई तो एक काउंटर पोलराइजेशन हुआ जिसका तृणमूल कांग्रेस को फायदा मिला। हालांकि इसी पोलराइजेशन के दम पर असम में बीजेपी को बढ़त हासिल हुई, क्योंकि असम में बीजेपी ने अपना पूरा चुनाव एआईयूडीएफ को डीमन दिखा के लगातार बदरुद्दीन अजमल की बात करके अपने पक्ष में कर लिया, और यहाँ पर कांग्रेस पर इल्ज़ाम लग गया कि वो एआईयूडीएफ के साथ है, यानी घुसपैठियों के साथ है। तो जो एंटी सीए सेंटीमेंट था, बीजेपी के खिलाफ जा सकता था असम में, वो उनके पक्ष में रहा, क्योंकि उन्होंने उसको असम की अस्मिता, हिंदू अस्मिता और कई चीज़ों के साथ मिक्स किया। लेकिन बंगाल में ये चीज़ बीजेपी के पक्ष में नहीं गई। और तीसरी चीज़ कि आप सिर्फ मोमेंटम के भरोसे नहीं रह सकते, आपको बूथ के लेवल पर संगठन भी मजबूत करना होगा। टीएमसी या दूसरी पार्टियों से आप कैंडिडेट आयात कर सकते हो, लेकिन ये हमेशा विनिंग फार्मूला हो, ये ज़रूरी नहीं। तीसरा बिंदु, तीसरे मोर्चे के बारे में, लेफ्ट फ्रंट 34 साल तक शासन किया, अभी जीरो, बिल्कुल डब्बा गोल। और दूसरी बड़ी बात जिसको उनकी ऐतिहासिक गलती बताया जा रहा है कि एक कट्टरपंथी किस्म की पॉलिटिक्स की नुमाइंदगी करने वाले इंडियन सेकुलर फ्रंट को उन्होंने अपने साथ लिया, एक किस्म की लेजिटमेसी दी। और इसके लिए सीपीएम के जो जनरल सेक्रेटरी हैं राष्ट्रीय, सीताराम येचुरी, उनकी जमकर आलोचना हो रही। वो पहले ही जो केरल लॉबी है उनकी पार्टी में उसके निशाने पर हैं। उनको बंगाल लॉबी से सपोर्ट मिलता था, लेकिन सपोर्ट के लिए सत्ता में दखल होना ज़रूरी है, और वो दखल फिलहाल जीरो पर पहुंच गया। आप सोचिए, 2011 तक ये पार्टी प्रचंड जनादेश के साथ सत्ता में थी, 2011 में सत्ता गंवाई, 2016 में मुख्य विपक्षी दल का ओहदा गंवाया, और 2021 में जीरो पर पहुंच गए। कांग्रेस का हाल क्या है, विस्तार से अलग से बात करेंगे। फिलहाल सिर्फ यहाँ किसी तरह खाता खोलने में सफल रहे हैं, लेकिन 44 से 1 पर आना कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये राहुल गांधी की कांग्रेस बखूबी जानती होगी। ये बंगाल की टैली है जिसके सहारे हमने असम पर भी कुछ चर्चा की। अब असम की टैली भी देख लेते हैं। बीजेपी जो है ज्यादा एक हाई प्रोफाइल कैंपेन पे और थोड़ा एक हवा बनाने पे ज्यादा फोकस कर रही थी, क्योंकि बीजेपी जो है बंगाल में उसके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तृणमूल का ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा सशक्त है, तो ऑर्गेनाइजेशन की कमी है एक, और दूसरा
हर जगह वो जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ क्योंकि बहुत ही मजबूत रीजनल चेहरा था तृणमूल के पास, चाहे तृणमूल के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी ग्राउंड पे बहुत थी, लेकिन ममता बनर्जी एक पॉपुलर लीडर पर्सनली हैं। तो ये भी देखा गया है, ये केवल बंगाल की बात नहीं है, पिछले कुछ साल में देखा गया है कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी चुनाव हारती है उनमें जनरली कोई रीजनल शत्रप होता है ऑपोजिशन का, जो बीजेपी को हरा पाता है। जरूरी नहीं है हर जगह ऐसा हो जाए, लेकिन ज्यादातर जहां हार हुए वहां ये हुआ है। तो संगठन की कमी, लोकल लेवल लीडरशिप नहीं थी। तीसरी चीज जो मुझे लगता है कि शायद साउथ बंगाल में, कलकत्ता, ग्रेटर कैलकाटा, उस आसपास के रीजन में जहां तृणमूल ने बहुत बड़ा एज लिया है, वहां 2-3 फैक्टर्स चले होंगे। हो सकता है उस बेल्ट में थोड़ा सा बंगाली बनाम बाहरी भी चल गया हो, क्योंकि वो जो कलकत्ता के आसपास का बेल्ट है, वो बेल्ट वैसा है जहां वो बंगाली रीजनल सेंटिमेंट जो है वहां प्रॉपरली डेवलप्ड है। और ये भी जो आप कह रहे हैं शायद हो सकता है, क्योंकि मैंने एक आध लोगों से सुना है कि जनरली अभी कलकत्ता में परसेप्शन है कि बंगाल जीतने के लिए कोविड को कंट्रोल नहीं किया बीजेपी ने, बंगाल इलेक्शन पे फोकस किया। तो ये भी पॉसिबल है कि थोड़ा सा एक एक लास्ट फेजेस में नेगेटिव एक सेंटिमेंट वहां जागा हो कि ये पैंडेमिक का टाइम है। तो मुझे लगता है तमाम, अच्छा एक और रीजन भी मैं बताऊंगा जो जो देख के लग रहा है कि लेफ्ट और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस के जो थोड़े से गढ़ थे मुर्शिदाबाद मालडा के आसपास, जहां कांग्रेस की कुछ सीट आती ही आती थी, वहां पे भी तृणमूल का स्वीप है। तो ये संभव है कि काफी सारा लेफ्ट और कांग्रेस का वोट एक पोलराइज्ड इलेक्शन में तृणमूल की तरफ मुड़ गया। बंगाल के बाद अब असम का रुख करते हैं। हालांकि उसके राजनीतिक संदर्भ तो बंगाल की चर्चा में ही खूब आ गए। असम में जब चुनाव के नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी को मिली 60 सीटें, AIUDF को मिली 16 सीटें, BPF को 4, CPIM को 1, कांग्रेस को 29 और UPPL को 6 सीटें। ये हर पार्टी के अलग अलग आंकड़े हैं। गठबंधन की बात करें तो 126 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के गठबंधन को 76 सीटें मिली और कांग्रेस के गठबंधन को 49 सीटें। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस सवाल का जवाब हमने बंगाल में नहीं पूछा, जबकि हमें पता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में भाजपा के नेता, कभी TMC के नेता रहे शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई, क्योंकि ममता बनर्जी ने खुद ही कहा कि एक आंदोलन था, एक मूवमेंट के लिए मैं लड़ रही थी और स्पष्ट ही है कि कोई भी विधायक उनके लिए अपनी सीट से इस्तीफा देगा और 6 महीने के भीतर जो मंत्री के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बनना, चूँकि बंगाल में विधान परिषद नहीं है, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश या बिहार की तर्ज पर तो विधानसभा का ही सदस्य बनना होगा। तो ममता बनर्जी के मोर्चे पर वहाँ ये सवाल उतना बड़ा नहीं है, लेकिन असम में ये सवाल बड़ा हो जाता है कि बीजेपी की नेतृत्व में NDA की सरकार बन रही है, पर CM कौन बनेगा। पिछले 5 साल CM थे सर्बानंद सोनोवाल, वो माजुली की सीट से चुनाव जीत गए हैं। दूसरे दावेदार हैं हेमंत बिश्व शर्मा, वो भी जालुकबाड़ी से चुनाव जीत गए हैं। दोनों ने कहा यह तय करना केंद्रीय नेतृत्व का काम है। केंद्रीय नेतृत्व ने एक बात तो पहले ही तय कर दी थी कि सर्बानंद को, जिन्हें 2016 के चुनाव से पहले CM फेस डिक्लेयर कर दिया गया था, 5 साल के टेन्योर के बावजूद इस बार CM फेस डिक्लेयर नहीं किया गया। यदि आप अखबारों में जो कार्टून आ रहे हैं, इश्तिहार आ रहे हैं, वो भी देखें तो आपको लगातार दिखेगा कि किस तरह से हेमंत बिश्व की तस्वीर की साइज बढ़ती चली जा रही है। इन सब चीज़ों के बीच एक तथ्य ये भी है कि असम के इतिहास में पहली बार हुआ कि कांग्रेस से इतर किसी पार्टी ने सत्ता रिपीट की हो। बहुत सारी चुनौतियां थी सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिश्व शर्मा वाली सरकार के सामने। सबसे बड़ी चुनौती थी 2019 का नागरिकता संशोधन कानून CAA, जिसके बाद असम में बड़े प्रदर्शन हुए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को अपना दौरा रद्द करना पड़ा था तब। लेकिन CAA के बरक्स, चूँकि असम में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NRC की कवायद भी चल रही थी और लोगों को लगा कि NRC की कवायद अधूरी रह जाएगी अगर CAA आ जाएगा, क्योंकि घुसपैठिए तो फिर भी रहेंगे। और असम में इस चीज़ को लेकर भेद नहीं था कि ये हिंदू अप्रवासी हैं या मुस्लिम अप्रवासी हैं। असम के जो लोग हैं उनका कहना है कि जो कोई भी बाहर से आया है 1971 की डेडलाइन के बाहर, उसको हमारे राज्य से विदा किया जाए। जो सर्बानंद सोनोवाल IMDT एक्ट के लिए कभी लोगों के पोस्टर बॉय रहते थे, उन्हीं की सरकार प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ गई। इसके बावजूद बीजेपी जीती, कांग्रेस हारी। क्यों हुआ ऐसा? पहली चीज़, इन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ इलाकों में खूब काम किया। इलाकों से मेरा मतलब सेक्टर से, जैसे सड़क के मोर्चे पर खूब काम हुआ। ज़्यादातर राज्यों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग बेहतर स्थिति में होते हैं या उन पर काम चलता मिलता है, अंदरूनी सड़कों पर कम काम दिखता है।
लेकिन असम में ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा बागान मजदूरों के खाते में पैसे भेजे गए, गरीब परिवारों की महिलाओं के खातों में भी। बीजेपी ने सत्ताधारी होने के बावजूद अपनी महत्वाकांक्षा को काबू में रखा और गठबंधन के लिए सही साझेदार चुने। असम गण परिषद को साथ में बनाए रखा ताकि अपर असम के इलाके में जनजातीय समाज के साथ असमिया अस्मिता को लेकर भावुक वोटर को संदेश दिया जाए, और AIUDF को लगातार निशाने पर रखा। और बोडोलैंड के इलाके में जब उनकी बोडो पीपल्स फ्रंट से कट्टी हो गई तो उन्होंने प्रमोद बोरो की पार्टी को साथ में लाया, और ये सब दांव सही साबित हुए। बंगाल की तरह असम में भी हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण चरम पर आया और यहाँ पर पार्टी को इसका फायदा भी मिला। बदरुद्दीन अजमल को प्रदर्शन के केंद्र में रखा गया। कहा गया कि अगर कांग्रेस गठबंधन की सरकार आएगी तो अजमल मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अजमल को अपने इंटरव्यूज़ में, जिसमें लल्लन टॉप का भी इंटरव्यू था, ये कहना पड़ा कि मैं मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी में नहीं हूँ। लेकिन लोगों को लगा कि अजमल का रसूख तो सरकार में रहेगा ही। अब फिर से उस सवाल पर लौटते हैं सत्ता वापसी के बाद, हेमंत बिश्व शर्मा या सर्बानंद सोनोवाल। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि यदि अब हेमंत बिश्व शर्मा की महत्वाकांक्षाओं को एड्रेस नहीं किया बीजेपी के आला कमान ने, तो नॉर्थ ईस्ट में उनकी स्ट्रेटजी कमज़ोर पड़ सकती है। उन्होंने पर्याप्त इंतजार कर लिया। कई लोग कह रहे हैं कि चूंकि करीबी मुकाबला नहीं रहा, इसलिए हो सकता है कि फिलहाल एक लॉन्ग रोप दी जाए। जो भी होगा, बीजेपी जो भी फैसला करेगी वो हम आपको सूचित करते रहेंगे। कांग्रेस की खामी कहाँ पर हुई, उनका खेमा कहाँ पर कमज़ोर पड़ा, शुरू से ही दिख रहा था। जब एक दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आपको चुनाव लड़वाने आए, जितेंद्र सिंह वहाँ कैंप किए हुए थे। कांग्रेस के जो आला नेता हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, वो भी बहुत देर से पहुंचे। इन्हें लगा कि NRC और CAA पर जो बीजेपी के खिलाफ नाराज़गी है उससे फ़ायदा होगा, लेकिन उसको ये भुना नहीं पाए क्योंकि इन्होंने AIUDF के साथ गठबंधन कर लिया। जबकि पार्टी में सुष्मिता देव जैसे समेत कई नेता थे जो AIUDF के साथ जाने के खिलाफ थे। बीजेपी CAA पर लगभग चुप्पी साधे रही, लेकिन कांग्रेस इसको मुद्दा नहीं बना पाई। और कांग्रेस से ज़्यादा इस मामले में जो लोग आंदोलनशील थे, उन्हें लगा कि जो रायजोर परिषद वाला गठबंधन है वो ज़्यादा मुखर था, तो वो उसके साथ चले गए। इसलिए बराक घाटी और लोअर असम के इलाके में महाजोट कुछ सीटें ले पाया, लेकिन बोडो इलाके में हग्रामा मोहिलारी की BPF चुनाव हारती है और अपर असम में लगभग सूपड़ा साफ होता है इस गठबंधन का, और इसके चलते सत्ता से उनकी दूरी बनी रहती है। तरुण गोगोई के जाने के बाद उनके पास कोई चेहरा नहीं है। अगेन यहाँ पर बात चेहरे की आ जाती है, जो सर्बानंद और हेमंत बिश्व शर्मा के सामने खड़ा हो। इसलिए फिलहाल महागठबंधन के लिए गुवाहाटी की सत्ता दूर रही। आपने ये दोनों बातें सुन ली, अब विशेषज्ञों की बात भी सुन लीजिए। हालांकि उससे पहले तीसरे मोर्चे का जिक्र किया जा सकता है। रायजोर दल के अखिल गोगोई शिवसागरी सीट से चुनाव जीत गए हैं। उनको मास लीडर माना जाता है, युवा हैं। उनकी CAA विरोधी आंदोलन की जो CAA विरोधी रैलियां जो हुई उसमें खूब भीड़ आती थी, लेकिन उनकी पार्टी कोई दूसरी सीट नहीं जीत पाई। टिप्पणीकारों का कहना है कि अगर अखिल गोगोई बाहर होते तो कुछ बात शायद और होती। एक और पार्टी इसी से आंदोलन से निकलकर सामने आई थी, जातीय परिषद। कहा गया कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के लोगों ने इसको सपोर्ट दिया है। AGP और BJP का साथ छोड़कर असम जातीय परिषद बनाई है। 80 सीटों पर इन्होंने उम्मीदवार उतारे, लेकिन जीत नहीं मिली। यानी तीसरे मोर्चे के लिए फिलहाल अभी चीज़ें दूर की कौड़ी हैं। बाकी और बातें जानिए एक्सपर्ट के हवाले से। दोनों ही जो कांग्रेस का जो गठबंधन था वह इतना हानिकारक नहीं रहा कांग्रेस के लिए, यद्यपि कांग्रेस सरकार का गठन नहीं कर पाई। उसके कई कारण हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो इस चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा जो बीजेपी ने बनाया था, जो एजेंडा सेट किया था, वो आसाम की सांस्कृतिक अस्मिता का मुद्दा था, और इसी के अराउंड पूरा चुनाव प्रचार हुआ। अब चूंकि कांग्रेस और AIUDF का गठबंधन हुआ, इसके चलते कांग्रेस और AIUDF दोनों की सीट में बढ़त हुआ, सीट घटी नहीं। किंतु जो कांग्रेस का यहाँ पर यह एक हाफ हार्टेड कोलिशन इसलिए कहेंगे क्योंकि कांग्रेस शुड हैव डिक्लेयर्ड इट्स चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट। वेयर कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कमजोर कड़ी रही वह उसके मुख्य उम्मीदवार का घोषित न करना रहा, जिसके चलते अपर असम पे कांग्रेस को खासतौर से इतने सीटों का लाभ नहीं हुआ जितना कि उसने अपेक्षा की थी। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब कैंपेनिंग शुरू हुई और चूंकि सारा मुद्दा असम के सांस्कृतिक आधार और असम की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आकर सिमट जाता है, तो वहां पर कांग्रेस और AIUDF का गठबंधन था और कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, तो बीजेपी ने
चाहे वो हेमंतो बिश्व शर्मा हो या सर्बानंद सोनोवाल हो, उन्होंने बदरुद्दीन अजमल जो कि एआईयूडीएफ के अध्यक्ष हैं, सबसे बड़े शीर्ष के नेता हैं, उनको अटैक किया। तो और यहाँ पर कांग्रेस बहुत डिफेंसिव नजर आई क्योंकि कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं था। दूसरी सबसे बड़ी बात ये रही कि जो बीजेपी का एग्रेसिव कैंपेन था, उसके सामने कांग्रेस का नेतृत्व नहीं होना और कांग्रेस का सीएए को सबसे बड़ा मुद्दा मानना और दूसरी तरफ एआईयूडीएफ के साथ अलायंस करना, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखा और जिस कॉन्ट्राडिक्शन के चलते कहीं न कहीं से एक बड़े सामाजिक आधार को अपने पक्ष में लाने में कांग्रेस विफल रही। बंगाल और असम के बाद अब केरल की बात करते हैं। सबसे पहले फाइनल टैली। सीपीआई को मिली 17 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, जिसको मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी कहा जाता है, इसे 62 सीटें मिली हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन इसी सीपीएम पार्टी के नेता हैं। कांग्रेस को 21 सीटें मिली। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 15 सीटें मिली, ये कांग्रेस की जोड़ीदार है। और केरल कांग्रेस को 5 सीटें मिली। 140 सीटों वाली केरल विधानसभा में 97 सीटों पर लेफ्ट फ्रंट को जीत मिली। 41 सीटों पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को, जो लेफ्ट के नेतृत्व वाला फ्रंट है उसको एलडीएफ कहा जाता है, जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला फ्रंट है उसे यूडीएफ कहा जाता है। और अरसे बाद ऐसा हुआ कि केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने एक बार फिर से सत्ता में वापसी की। ये लंबे अरसे से नहीं हो रहा था कि कोई भी पार्टी रिपीट करे, रोटी पलट दी जाती थी हर 5 साल के बाद। तो ये ट्रेंड टूट गया है। इसकी वजहें क्या रही, इन नतीजों में क्या फैक्टर रहे, वो जान लेते हैं। सबसे पहले पिनराई विजयन, जिनको कैप्टन कहकर प्रोजेक्ट किया गया। हालांकि लेफ्ट पार्टी में नेता के बजाय काडर को प्रोजेक्ट करना, पार्टी की आइडियोलॉजी को प्रोजेक्ट करना, इस पर बड़ा जोर दिया जाता था, पर वो ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स थी। पिनराई विजयन के लिए यूं ही नहीं कहा जाता मोदी इन मुंडू, यानी कि धोती में नरेंद्र मोदी स्टाइल का नेता। हालांकि पिनराई विजयन इस तुलना से तिनक जाते हैं, उनको ये पसंद नहीं है। जाहिर सी बात है, वो एक्सट्रीम लेफ्ट में हैं और नरेंद्र मोदी एक्सट्रीम राइट वाली पार्टी के हैं, तो इस वैचारिक विचलन की वजह से पिनराई विजयन की अपनी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। उनकी साफ सुथरी छवि है। हालांकि सीएमओ पर कई इल्ज़ाम लगे, कभी गोल्ड स्कैम की बात हुई, कभी किसी दूसरे स्कैम की बात हुई। जब केरल में बाढ़ आई थी तब भी मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के प्रति लोगों में नाराज़गी दिखी थी, और शायद यही नाराज़गी थी जो प्रकट हुई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, जब लेफ्ट फ्रंट को सिर्फ 1 सीट मिली थी और कांग्रेस के हिस्से में 19 सीटें आई थी, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के हिस्से में आउट ऑफ 20। लेकिन इसके बाद मिले फीडबैक को ध्यान में रखते हुए पिनराई विजयन की सरकार ने कोर्स करेक्शन किया। चाहे वो आपदा का वक्त हो, चाहे वो कोविड का वक्त हो, उन्होंने अपने सभी कदम ठीक ढंग से चले, सरकारी अमले को चाक चौबंद रखा। पिनराई विजयन ने इस चुनौती को अवसर के तौर पर इस्तेमाल किया और पार्टी में भी अपनी पकड़ को मजबूत किया। एक नियम का चुनाव के पहले ऐलान कर दिया कि जो लगातार 2 बार से चुनाव लड़ रहे हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा। इस पैरामीटर पर पिनराई विजयन सेफ थे, लेकिन पार्टी के कई कद्दावर चेहरे नप गए। उसके बाद उन्होंने अपने स्तर से टिकट बांटे। ये तो लेफ्ट की बात हो गई, जिसने चाहे निपा वायरस पर अपनी तैयारियां हो, हेल्थ स्ट्रक्चर पर अपना जोर हो या फिर कोविड केयर हो, इसके सहारे सत्ता में वापसी कर ली और पूरे इलेक्शन को उन्होंने इसी पर फोकस रखा। कांग्रेस से कहाँ चूक हुई, धड़ों में बटी थी कांग्रेस, 19 सांसदों के बलबूते बमक रही थी कांग्रेस। राहुल गांधी अब यहीं से वायनाड से सांसद हैं, उनके सहारे थी राहुल गांधी और उनकी बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रचार भी खूब किया, लेकिन फ़ायदा नहीं मिला। पहली चीज़, उनके अपने घर के झगड़े, पार्टी गुटों में बटी हुई थी, रमेश चेन्नीथला वाला गुट एक तरफ और बाकी गुट एक तरफ। तो जब पार्टी अंदर खाटे ही बटी हो तो वो कैसे चुनौती पेश करेगी। दूसरा, कई मुद्दों पर पार्टी का जो रवैया था वो एक क्लियर स्टैंड वाला नहीं था। बीजेपी लगातार कांग्रेस को पुश कर रही थी कि कभी वो सबरीमाला पे स्टैंड ले, कभी किसी दूसरे मुद्दे पर स्टैंड ले, लेकिन ये कर नहीं पाई कांग्रेस, और इसलिए जहां पर उसे अपनी संभावनाएं सबसे ज़्यादा प्रबल लग रही थी, वहीं पर कांग्रेस ने मात खाई। और इसका असर सिर्फ केरल तक सीमित नहीं रहेगा। कांग्रेस की अपने दम पर चुनाव जीतने की एबिलिटी वहीं तक महदूद रह गई जहां पर स्थानीय छत्र मजबूत हों, फिर चाहे पंजाब में कैप्टन अमरिंदर हों, छत्तीसगढ़ में छत्रप के तौर पर उभर रहे भूपेश बघेल हों, या राजस्थान में अशोक गहलोत।
केंद्रीय आला कमान कांग्रेस को चुनाव अपने दम पर नहीं जितवा पा रहा। ये बात स्पष्ट तौर पर इसलिए कही जा रही क्योंकि केरल में राहुल गांधी और उनकी टीम ने ही पूरे तौर पर कमान संभाल रखी थी। बीजेपी के लिए भी केरल के नतीजे बहुत निराश करने वाले रहे। पिछली बार उन्होंने खाता खोल लिया था कम से कम 2016 के चुनाव में, लेकिन जैसे लेफ्ट बंगाल में जीरो हुआ वैसे ही केरल में बीजेपी जीरो हो गई। हालांकि बीजेपी ने यहाँ पर खूब जमकर चुनाव प्रचार किया था, लव जिहाद समेत कई मसलों को उठाने की कोशिश की थी, सबरीमाला और दूसरे मसले भी, गोल्ड स्कैम पर भी बहुत बात की थी। आप केरल के चुनाव नतीजों पर मेरी बात सुन चुके हैं, एक्सपर्ट की भी सुन लीजिए। आपने सही कहा कि केरल में यही मामला चल रहा था। 1977 से एक बार एलडीएफ है तो अगली 5 साल बाद आपको सरकार बदलता था। इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसके कुछ कारण है। आप देखेंगे तो पिछले 5 साल में जो एलडीएफ का गवर्नमेंट जो है उनका परफॉर्मेंस आपको देखना है, क्योंकि जनता तो एक सरकार को उनके ऊपर जो जनता के लिए वो सरकार करता है, काम करता है, उसके हिसाब से भी वो सरकार के ऊपर अपने भरोसा रखते हैं। तो पिछले 5 साल में देखेंगे तो केरल में बहुत सारे संकट आए हुए थे। पहला था आपका वहां पे निपा वायरस का जो बहुत बड़ा था, निपा वायरस जो इंडिया में पहली बार वहां पे आया था, तो उसको जो उन्होंने हैंडल किया था, जो केरल में उनके मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर शैलजा टीचर, तो उसमें से जनता को भरोसा आया कि ये जनता के लिए सही कर रहे हैं करके। तो निपा वायरस का जो सक्सेसफुल हैंडलिंग था वो एक मॉडल बन गया उनका। और उसी के तरह आप उस देखेंगे तो साइक्लोन ओकी आया था, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए, बहुत सारे नुकसान हुआ मछुआरों का, तो उसको भी उन्होंने हैंडल किया था। और फिर 1 साल बाद वहां पे बहुत बड़ा हिस्टोरिकल फ्लड्स आया था, जहाँ पे आपने देखेंगे तो सारे केरला में फ्लड्स आए हुए थे, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के। और उस समय भी वो फ्लड का जो उन्होंने हैंडलिंग किया उसका बहुत अप्रिशिएशन था जनता के बीच में। और फिर कोविड-19 जब शुरू हुआ था तब उन्होंने निपा के जो हेल्थ एक्सपीरियंस हैंडलिंग था उसको उसके हिसाब से कोविड को हैंडल किया था। और न ही उन्होंने हेल्थ साइड में हैंडल किया, इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो था, जो जनता को वहां पे आवश्यक चीजें थी, जैसे राशन उनको वो घर पे दिया गया, उनको राशन दिया गया और उनको फाइनेंशियल एड दिया गया कैश के रूप में। तो ये सब उनको एक पॉजिटिव हो गया। जरा सा नेगेटिव भी था उनका गवर्नमेंट में, जैसे अपने करप्शन के बारे में तो जरूर सुना होगा। वहां पे जो गोल्ड स्मगलिंग केस है इसमें से तो बहुत नेगेटिव उनको मिल रहा था उसमें से। तो कांग्रेस के रमेश चन्नीतला उनको लगातार क्रिटिसाइज करते रहे, लेकिन फिर भी अंतिम में जब चुनाव आया तो लोगों ने उनको जो पॉजिटिव था, जो उनका आवश्यक जो नेसेसिटी और जो इश्यूज में उनका जो हैंडलिंग था, डेवलपमेंट में हैंडलिंग जो क्या था, उसको देख के उन्होंने उनको वोट दिया। यही मेरा क्या। केरल के बाद अब तमिलनाडु की बात करते हैं। सबसे पहले फाइनल टैली एआईएडीएमके जो डिफेंड कर रही थी 66 सीटों पर सिमट गई, उनकी साझेदार बीजेपी को 4 सीटें मिली। विपक्षी खेमे की बात करें जो अब सत्ता में आएंगे, सीपीआई को 2, सीपीएम को 2, डीएमके को 133 और कांग्रेस को 18 सीटें। इसके अलावा पीएमके के हिस्से में 5 सीटें आई, वीसीके के हिस्से में 4 सीटें। 234 सीटों पर चुनाव हुआ था। एआईएडीएमके गठबंधन को इसमें से 75 सीटें मिली और विपक्ष में रहे डीएमके गठबंधन को 157, यानी सूबे में सत्ता बदल गई है। अगले मुख्यमंत्री के तौर पर डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन का नाम लगभग तय है। क्या फैक्टर्स रहे तमिलनाडु में प्रभावी? सबसे पहले जाने कि डीएमके ने हवा कैसे बदली। जीत के पीछे सबसे बड़ी वजह पार्टी ने कुछ ऐसे वादे जनता से किए जिन्होंने उनको बढ़त में ला दिया। इसमें नौकरी में स्थानीय निवासियों के लिए 75% आरक्षण एक बड़ा वादा था। 1 साल का मातृत्व अवकाश, एलपीजी सिलेंडर पर 100 रुपये की सब्सिडी और गरीब लोगों के खातों में आर्थिक मदद जैसे वादों ने भी डीएमके को मध्य वर्ग और गरीबों के वोट दिलवाने में मदद की। बहुत वक्त नहीं हुआ जब स्टालिन की बेटी और दामाद के ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड पड़ी। पार्टी ने इसे भी इस कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताया और एनडीए जिसका हिस्सेदार बीजेपी थी उनके खिलाफ एक सेंटीमेंट को बिल्ड किया। डीएमके सपोर्टर्स ने इस घटना को पर्सनली लिया और पार्टी के फेवर में जमकर वोट करवाए। एआईडीएमके के साथ एक समस्या ये थी कि लगातार 10 बरस का शासन उन्हें जयललिता की छाया से बाहर निकलना था और कोई बहुत करिश्माई नेता नहीं था। एक शून्य सा पैदा हुआ था। स्टालिन ने इसका भी फायदा उठाया। एआईएडीएमके का भी जिक्र हुआ, उनकी भी बात कर लेते हैं। पलानीस्वामी से पहले पनीर सेल्वम सूबे में सीएम थे। पार्टी में 2 गुट हो गए थे। दोनों पक्षों में बाद में केंद्र के दखल के बाद सलाह हुई, पलानीस्वामी सीएम बन गए, लेकिन जो गुटबाजी थी वो चुनाव के दौरान हावी रही। हार का दूसरा बड़ा फैक्टर एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन को भी माना जा रहा है।
बीजेपी की सीटें 4 हो गई, लेकिन जो दिल्ली का दखल है, ये तमिलनाडु में एक सेंटिमेंटल इशू रहता है। स्टालिन ने बार बार कहा अगर आप एआईएडीएमके को वोट देंगे तो ये वोट सीधे बीजेपी को जाएगा। पार्टी ने बीजेपी को 20 सीटें दी थी गठबंधन में, लेकिन वो 4 ही सीटें जीत पाए, तो स्ट्राइक रेट भी पुअर रहा। लेकिन एक बात कही जा रही है कि बीजेपी या कांग्रेस, जिनको लग रहा था कि पोस्ट करुणानिधि और पोस्ट जयललिता राष्ट्रीय पार्टियों के लिए फिर से वहां पर जगह बनेगी, उनकी थ्योरीज फिलहाल ध्वस्त हो गई हैं, क्योंकि पलानीस्वामी और पनीरसेल्वम की पार्टी भले ही चुनाव हार गई हो, लेकिन वाइप आउट नहीं हुई। वैसे ही स्टालिन, अगर स्ट्राइक रेट की बात करें, बहुमत की बात करें, तो अपने आप को नेता के तौर पर स्थापित करने में करुणानिधि के बाद सफल साबित हुए हैं। यहाँ पर एक तीसरे मोर्चे की बात भी हो रही थी। रजनीकांत तो पीछे हट गए, लेकिन कमल हासन की पार्टी एमएनएम, उन्होंने अपने आप को लॉन्च किया। ऑल इंडिया समतुवा मक्कल काची और इंडिया जननायगा काची के साथ गठबंधन भी किया ताकि थर्ड फ्रंट बने, पर बुरी तरह नाकाम रहे। खुद कमल हासन भी चुनाव हार गए। दक्षिण की राजनीति में सिनेमाई हस्तियों का प्रभाव था। कैप्टन विजयकांत तक ये प्रभाव प्रभावी रूप से देखा गया, लेकिन फिलहाल ये फैक्टर कमजोर पड़ रहा है। बाकी बात एक्सपर्ट के हवाले से। ये इकट्ठे रहे हैं और एक ऐसा बन गया कि आइडियोलॉजिकल अलायंस बन गया है अभी इनका, जहाँ पे विचारधारा भी मिलते जुलते हैं। जो सेक्युलर, तो ये अलायंस का नाम ही यहाँ पे सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस है। जो ये नाम करुणानिधि ने कॉइन किया था, एसपीए करके, तो वो अलायंस यहाँ पे इंटैक्ट रहा है। और यहाँ पे जो अलायंस डीएमके का जो अलायंस था, जो कि आपने कांग्रेस के साथ तो बहुत सालों से था, लेकिन बाकी जो छोटे मोटे पार्टी है जैसे एमडीएमके, विडुदलाई चिरतकल कच्ची और सीपीआई, सीपीएम, ये सब पिछले 2019 लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने अपना गठबंधन बनाया था और तब से ये एक कोहेसिव अलायंस बनते रहे। यहाँ पे सबका विचार एक ही था कि किसी न किसी तरह तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के आने को रोकना है किसी न किसी तरह, यही विचारधारा था इनका। और इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा कोहेसिव अलायंस रहा। और अलायंस पार्टीज ने भी जब सीट शेयरिंग एक्सरसाइज हुआ था, तब भी कम सीटों में लड़ने के लिए उन्होंने भी मान लिया। जैसे कांग्रेस को 25 सीटें मिले थे इस चुनाव में, और वीसी के लेफ्ट पार्टी और एमडीएम को 6 सीट दिया गया। ऊपर से एमडीएम के डीएमके के राइजिंग सन सिंबल पे खड़ा हुआ इस बार 6 सीटों में। तो अंतिम में अब जब गिनती देखते हैं यहाँ पे, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी अभी डीएमके को मिल गया है, क्योंकि 234 कॉन्स्टिट्यूंसी में 232 का अभी रिजल्ट तय हो गया है, सिर्फ 2 में डीएमके लीडिंग है। और ओवरऑल अभी ऐसा लग रहा है कि 159 सीट्स में डीएमके अलायंस अभी यहाँ पे नंबर्स मिल रहे हैं उनको, और 75 एडीएमके अलायंस को मिल रहे हैं। तो ये एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी बन गया। इतना चैलेंज का मेहनत इसमें इतना रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो पिछली बार जब डीएमके का गवर्नमेंट यहाँ पे तमिलनाडु में बना था, जब करुणानिधि मुख्यमंत्री थे 2006 में, तब भी उनको 100 से कम सीट मिले थे। और 2016 में जब चुनाव हुआ था, तब भी डीएमके को जब इलेक्शन हुआ था सिर्फ 88 सीट्स मिले थे उनको। लेकिन इस बार अपने आप डीएमके को 125 सीट्स मिले हैं, और उसके ऊपर जो अलायंस पार्टी ने राइजिंग सिंबल में कंटेस्ट किए, इसको भी आप मिलाएंगे तो 133 सीट्स इनके पास अभी राइजिंग सन सिंबल का ही सीट्स है। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी बन गया 234 मेंबर हाउस में का। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की भी बात कर लेते हैं। छोटा राज्य हुआ तो क्या, महत्वपूर्ण तो सब जगह होती हैं। पहले फाइनल टैली देखिए। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस को मिली 10 सीटें, इसकी जोड़ीदार बीजेपी को 6 सीटें। विपक्ष की बात करें तो डीएमके को 6, कांग्रेस को 2, अन्य को 6 सीटें। पुदुचेरी में विधानसभा की 33 सीटें हैं। चुनाव 30 पर होता है, 3 नॉमिनेट होती हैं। नॉमिनेट केंद्र सरकार करती है, तो उन 3 सीटों के बारे में आप अंदाजा लगा लेते हैं। यानी 30 सीटों के हिसाब से सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 16 है। पुदुचेरी में डीएमके कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा और बीजेपी का गठबंधन था ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस और एआईएडीएमके के साथ। इस गठबंधन को 16 सीटें मिली हैं, यानी सरकार एनडीए की बनेगी और इसकी अगुवाई करेंगे ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के फाउंडर एन रंगास्वामी। खुद 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, 1 पर हार गए। मुख्यमंत्री से इतर अगर उनके चुनाव हारने की बात करें तो 1990 में चुनाव हारे थे और 2021 में 1 सीट पर चुनाव हारे हैं, लेकिन उनका मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। बीजेपी सीएम उम्मीदवार के नाम पर हालांकि चुप थी, लेकिन रंगास्वामी ने खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित करने में देरी नहीं की। ऐसा कहा जा रहा है कई सीटों पर उन्होंने अपने समर्थकों को बतौर निर्दलीय भी खड़ा किया, जिसमें से 4-5 जीते, यानी कि नंबर गेम भी उनके फेवर में है। क्यों जीती पुदुचेरी में एनडीए? बड़ी वजह एन रंगास्वामी की कद्दावर छवि। 2 बार मुख्यमंत्री रहे, एक बार कांग्रेस से, एक बार अपनी पार्टी बनाकर। 2011 से 16 तक भी सीएम थे। उनके साथ गठबंधन करना बीजेपी के लिए भी फायदेमंद रहा। कांग्रेस के भी कई नेता उनकी जोट में
शामिल हुए। यूपीए की हार की सबसे बड़ी वजह आंतरिक झगड़ा। नारायणसामी पुदुचेरी में कांग्रेस को जोड़कर नहीं रख पाए। कई विधायक चुनाव से पहले बगावत कर चले गए। वो 4 साल 261 दिन सीएम रहे, लेकिन उनकी अपनी छवि इतनी मजबूत नहीं थी कि उसके नाम पर वोट गिरे, बल्कि एंटी इनकम्बेंसी ही फैक्टर रहा। वहां पे जो पिछले कांग्रेस सरकार थी, नारायणसामी सरकार, उन्होंने अपनी सरकार के पांच साल में, यानी कि 5 से थोड़ा कम रहा था उनका सरकार, 5 साल वो यही जनता के सामने रखे कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी जो है वो हमें काम करने नहीं दे रही है, कुछ भी हम स्कीम्स ला रहे थे उसको ब्लॉक करे, तो यही कहते रहे। और जो ग्राउंड में काम कर रहा था उसको बिल्कुल छोड़ दिया। उनको किरण बेदी एक एक्सक्यूज बन गई, तो उसके वजह से उन्होंने जो कुछ भी स्कीम्स रोल आउट करना है सब कुछ बंद हो गया। तो जनता को उनके ऊपर कॉन्फिडेंस कम हो गया जनता को। ऊपर से चुनाव के पहले कांग्रेस में वरिष्ठ नेता रिजाइन किए, वहां पे इस्तीफा दे दिया पार्टी से, और वो गए या तो बीजेपी नहीं तो एएनआरसी को गए थे। तो जनता ने सोचा कि कांग्रेस के लीडरशिप के ऊपर उनके ही नेताओं को विश्वास नहीं है। और इसके अलावा ये भी हुआ, जब इलेक्शन लड़ना था तो मुख्यमंत्री रेस से हट गए, नारायणसामी वो कंटेस्ट नहीं किए। तो जब एक मुख्यमंत्री पद में जो लोग 5 साल बैठे हुए हैं वो बोलते हैं कि हम यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो जनता को यही भरोसा आएगा कि ये जीतने नहीं वाले हैं। तो उन्होंने वोट दे दिया एएनआरसी और बीजेपी को। और बीजेपी में भी आप देखेंगे तो 3 लोग ऐसे हैं जो पहले कांग्रेस में थे, यहाँ पे आके उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत गए। और उसमें से एक जॉन कुमार और उनका बेटा भी थे। तो इसके वजह से अभी वहां पे एएनआरसी और बीजेपी की सरकार बनने वाली है।